आज मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बस बैठे बैठे। एक तो पूरा कहानी आही कहानी देखेंगे। अब करते नहीं कहा मेरी में एक ऑफ है तो कहाँ सुनूं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण खंड से संस्कृत वर्णमाला। इसको हम आज पढ़ेंगे। ग्रामर का है ये, और आपको ये व्याकरण खंड दिख रहा होगा। सभी को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, चलिए हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और आप ध्यान से देखिए और सुनिए। जहाँ समझना है वहां पर आप क्वेश्चन करके पूछिए उसे। ओके, मैम यहाँ से पढ़ना हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी विकासशील भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए सुसंबद्ध एवं प्रामाणिक व्याकरण की आवश्यकता होती है। यह हमें भाषा का शुद्ध उपयोग, बोलना, लिखना, पढ़ाना आदि सिखाता है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य का अध्यापन करने के लिए संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि रचित अष्टाध्यायी सर्वमान्य एवं प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ है। देखिए, हमें किसी भी भाषा का जब शुद्ध उपयोग सीखना है, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, तो ये जो व्याकरण है ये हमें उस रूप में शुद्धता लाती है। हमारा कितना भी बोलचाल की भाषा में या लिखने की भाषा में गलत होगा, और यदि हम व्याकरण का सही उपयोग कर रहे हैं तो वह उपयोग करने से हमारी भाषा शुद्ध और साफ हो जाती है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य का अध्यापन करने के लिए हमें किसका ज्ञान आवश्यक है? संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। और संस्कृत व्याकरण में जो पाणिनि द्वारा लिखित है अष्टाध्यायी, ये एक सर्वमान्य और प्रामाणिक व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आपको व्याकरण के सारे रूप दिए गए हैं। आप इस व्याकरण ग्रंथ से अपनी व्याकरण और संस्कृत की जो भाषा है उसे अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। कालक्रम में संस्कृत का स्वरूप भी बदला है, इसलिए जो प्राचीन वेदों की भाषा है उसमें और बाद की लौकिक संस्कृत यानी साहित्यिक ग्रंथों से प्रयुक्त संस्कृत में भी अंतर दिखता है। जो हमारे वेद थे, जो प्राचीन वेद की भाषा है, वो उसमें की जो संस्कृत है वो अलग है, और जो उसके बाद की जो लौकिक संस्कृत है जिसमें साहित्य ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं, वो संस्कृत अलग है। संस्कृत में भी अंतर दिखता है। यदि आप दोनों बुक को रखोगे तो दोनों की संस्कृत आपको अलग दिखेगी। लौकिक संस्कृत के प्रयोग में भी समय के साथ अंतर आया है, लेकिन वह कमोबेश पाणिनि के व्याकरण का पालन करता है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत है, और इसमें भी अब पढ़ने वालों के लिए बहुत ज्यादा अंतर लाया गया है। और ये, लेकिन अंतर का मतलब ये नहीं कि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। ये कमोबेश पाणिनि के
व्याकरण का पालन करता है। तो ये था आपको छोटा सा व्याकरण के लिए जो समझाया मैंने शब्दों के ज्ञान के लिए। अब आता है आपका संस्कृत की ध्वनियों को स्वर, वॉवल और व्यंजन कंसोनेंट में बांटा जाता है। तो जो स्वर और व्यंजन है इसको संस्कृत की जो ध्वनियां हैं उसको बांटा जाता है। तो स्वर वर्ण में आएगा ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ओके, स्वर वर्ण में आपको 3 बताए गए हैं वर्ण, उसके रूप, जिसमें है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ओके, ये 3 बताया गया है। अब हम देखते हैं कि स्वर वर्ण हमें क्या बताता है। स्वर वर्ण में 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 13 स्वर हैं। और वो 13 स्वर आपको दिए गए हैं। देखिए, ये 13 स्वर आपको दिए गए हैं। दिखा आपको? ये 13 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, औ। ये 13 स्वर हैं। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। इसमें जो शब्द आपको दिए गए हैं, 13 स्वर जो दिए गए हैं, यदि आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो यह बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है। जब हम इन शब्दों का उच्चारण मुंह से करते हैं तो ये बिना रुकावट के आपके मुंह से बाहर आएगी। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। देखिए, कोई भी रुकावट नहीं है, तो इसे कहते हैं स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण के आपको 3 भेद बताए हैं। सबसे पहला भेद है, मैंने आपको बताया था, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये 3 बताए थे। अब हम देखते हैं ह्रस्व स्वर को। ह्रस्व स्वर में क्या कह रहे हैं? जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर में ये बता रहा है कि जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें एक मात्रा के समय से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। ओके, ना इन शब्दों को खींचना है, ना ही इनमें कुछ घर्षण होता है, सिर्फ आपको मुंह से सिंपल बोलना है। और ये स्वरवर्ण जैसे ही हैं, तो इसमें हमें एक मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर में आपको बता रहे हैं जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। इसमें क्या था? ह्रस्व में बिना मात्रा वाली शब्द थी, और इसमें आ गया है मात्राएं वाली शब्द, तो इसको खींचने में हमको टाइम लगेगा। तो इसमें आपको टाइम कितना लगेगा? 2 मात्रा का समय लगेगा, उसे दीर्घ कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। तो हमें इसमें कुछ समय लगा, इसमें मात्राएं लगने से हमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। तो ये है आपका दीर्घ स्वर। अब हम आते हैं प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर कह रहा है जिनको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत कहते हैं। अब इसमें 3 मात्रा का समय क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें शब्दों की संख्या बढ़ाई गई है। शब्द जो हमने ह्रस्व में सिंपल एक वर्ण पढ़ा, सेकंड में दीर्घ में हमें मात्राओं को लेना पड़ा, और तीसरे में हम शब्दों के साथ मात्रा भी ले रहे हैं, तो हमें इसमें कितने मात्रा का समय लगेगा? 3 मात्रा का समय लग रहा है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है। जैसे हे राम, हे प्रभु, 3 शब्दों वाले हैं, साथ में मात्राएं लगी है, तो आपको 3 मात्रा का समय इसमें लगना है।
ये आपको समझ आया? क्लियर? स्वर वर्ण समझ आया आपको? यस मैम। चलिए अब हम आते हैं व्यंजन वर्ण। अभी हमने स्वर वर्ण पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में देखिए, व्यंजन के उच्चारण में वायु के मुंह से निकलने में थोड़ी रुकावट आती है। इसके लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 33 व्यंजन वर्ण हैं। और स्वर वर्ण में कितने थे? 13 स्वर थे। 13 स्वर थे और व्यंजन कितने बता रहे हैं हमको? 33 व्यंजन बता रहा है। तो व्यंजन इसमें बोल रहा है कि व्यंजन के उच्चारण में वायु के मुंह से निकलने में थोड़ी रुकावट आती है। इसके लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है। इसके अलावा वर्णों को कई अन्य आधारों पर भी वर्गीकृत किया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित है व्यंजनों का उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मतलब जहां से उच्चारण हो रहा है व्यंजनों का, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया गया है। यह मुख्यतः 5 प्रकार का बताया गया है। और इन व्यंजनों का जब हमने वर्गीकरण किया तो इसके प्रकार बताए गए 5। और वो 5 प्रकार बता रहा है आपको। सबसे पहले कंठय, तालवय, मूर्धन्य, दंतय और इसके बाद है ओष्ठ्य। ये 5 प्रकार हो गए। आपको ये पांचों यहाँ पर दिया गया है, दिखा। सबसे पहला है कंठय, फिर है तालवय, फिर है मूर्धन्य, फिर है दंतय और ओष्ठ्य। ये 5 प्रकार के आपको बता दिया है। समझ आया आपको कि व्यंजन के 33 वर्णों को 5 प्रकार में बताया गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले कंठय में। तो कंठय में देखते हैं कि क्या हमें बता रहा है। कंठय में कौन कौन से व्यंजनों को रखा गया है इसको देखते हैं। तो इसमें बता रहा है अ, आ और क वर्ग। क्या क्या कह रहा है? अ, आ मतलब अ, आ आएंगे व्यंजन वर्ग में और क वर्ग के पूरे आएंगे। तो क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंगा। ये जो 5 हैं ये क वर्ग है पूरा। और इसमें अलग से बता रहा है ह। और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं और जो विसर्ग है इसमें वो हमें कंठ से बोलने हैं, इसलिए इन्हें कंठय कहते हैं। जैसे देखिए आपको समझ आ रहा है? आप आवाज निकाल के देखिए। आपकी आवाज कहाँ से निकल रही है? कंठ से निकल रही है, गले से। गले से निकल रही है आवाज। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। ये पूरे स्वर जो हैं, जो व्यंजन है, पूरे व्यंजन ये कहाँ से निकल रहे हैं? हमारे कंठ से निकल रहे हैं। ओके। अब हम आते हैं तालवय पे। तालवय पे देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें रखा गया है ई और ई, मतलब छोटा ई और बड़ा ई दोनों को। और इसमें है च वर्ग पूरा है। तो च वर्ग में क्या क्या आएगा? च, छ, ज, झ, इया। ये तालवय से बोल रहे थे। जब आप इन शब्दों का उच्चारण करोगे तो आपके ताल से ये आवाज निकलेगी। गले से ताल को टकराते हुए ये आवाज बाहर निकलती है। तो इसे हम कहते हैं तालवय। तो चलिए देखते हैं आवाज निकाल के। ई। देखिए गले से आपको लग रहा है कंठ पे टकरा रही है आवाज। फिर च, छ, ज, झ, इया, य और श तालु से बोले जाते हैं। ये सारे आपको ऐसे लगे कि तालवे से निकल रहे हैं आपके ये जो शब्द हमने निकाले। तो इसलिए इन व्यंजनों को इसके हमने तालवे पे रखा है। इसके बाद है मूर्धन्य। अब हम मूर्धन्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मूर्धन्य में कहा जा रहा है री दीर्घ, री, त वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण।
र और श मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। अब आपको ये समझ नहीं रहा होगा कि मूर्धा क्या है। मूर्धा जो जीभ के ऊपर वाला भाग है, जीभ के जस्ट ऊपर पड़ता है, उसे हम मूर्धा कहते हैं। ओके, तो अब आप शब्द निकालिए। मूर्धन्य के शब्द री और दीर्घ री को लिया गया है। ओके, और इसमें त वर्ग के पूरे शब्द हैं, तो ट ठ ड ढ अण ये हो गया। और र और श मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन वर्णों को हमने मूर्धन्य में रखा है। तो अब आप शब्द निकाल के देखिए। री देखिए मूर्धा से निकल रहा है, और बड़ा री री। आप त वर्ग को देखिए, आपका जीभ जो है जाके मूर्धा को टच करेगा। ओके, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका मूर्धा कहाँ है। देखिए ट ठ ड ढ अण, और जीभ को हटा दीजिए, उसके बाद कोशिश करिए बोलने का, तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं, ये नहीं होगा। जब तक जीभ जाके मूर्धा से टच नहीं होगा, आपके ये शब्द साफ नहीं निकलेंगे, इसलिए इसे मूर्धन्य पे रखा गया है। ओके, अब हम आते हैं दंतय में। दंतय इसमें है री और त वर्ग। त वर्ग में है त थ द ध न ल और स, दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें किस में रखा गया है? दंतय, दंतय में रखा गया है, और इसलिए इसे दंतय व्यंजन शब्द कहते हैं। देखिए, हम जब दंतय वाले शब्दों व्यंजन शब्दों को निकालेंगे, तो हमारा जो जीभ है वो दांत से जाके टकराता है, और तब शब्द हमारे बाहर आते हैं। देखिए री री, देखिए आपके दांत से टकरा रहा है री। उसके बाद है त थ द ध न ल और स। समझ आया आपको? आपने उच्चारण करके देखा कि आपके दांत से टकरा कर ये शब्द बाहर आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए इन्हें दंत शब्द, दंत व्यंजन शब्द कहा जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम ओष्ठ। चार हमने कर लिया, चार व्यंजन शब्द मैंने आपको बता दिया है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। अब बचा है आपका ओष्ठ। ओष्ठ को देखते हैं हम। ये है ओष्ठ। अब ओष्ठ उ उ प वर्ग प फ ब भ म आदि ऊंट से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ कहते हैं। देखिए ये जो उ उ और प वर्ग आपको दिया है, ये पूरे शब्द आप बिना होंठ खोले नहीं बोल सकते हो। इसमें होंठों का प्रयोग हो रहा है, तो उ उ। अब होंठ बंद करके बोलिए, तो क्या आप बोल पा रहे हैं? नहीं। उ उ यदि हम होंठ बंद करके बोलेंगे तो हम शब्द नहीं बोल पाएंगे, और इसमें सिर्फ होंठों का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे ओष्ठ व्यंजन वर्ग में रखा गया है। तो उ उ प वर्ग वाले पूरे देखिए, प फ ब भ म आदि ओठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ कहते हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठ व्यंजन शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको व्यंजन समझ आ गया, स्वर और व्यंजन दोनों समझ आया आपको? यस मैम। सबको आ गया समझ? सबको आया समझ? यस मैम। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं स्पर्श वर्ण। अभी हमने हर वर्ण, व्यंजन वर्ण देख लिया। अब हम स्पर्श वर्ण में आ रहे हैं। तो स्पर्श वर्ण में देखते हैं क्या क्या बता रहा है हमें। ये है हमारा स्पर्श वर्ण।
ठीक। स्पर्श वर्ण, इसमें वाग यंत्र के 2 अवयवों का कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। जो हमारे वायु के द्वारा जो शब्द निकलते हैं उसमें स्पर्श होता है, तभी स्पर्श वर्ण कहलाता है। और जब हम इन अवयवों का कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं तो यह स्पर्श कहीं ना कहीं हमें शब्दों के उच्चारण में होता है। तो सबसे पहले इसमें बताया है संघर्षी एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अंदर की वायु दोनों के बीच रगड़ खाकर निकलती है। इस कारण उच्चारण में घर्षण की ध्वनि होती है। जैसे ऊष्म वर्ण आपको बता रहा है श, श, स, थोड़ा ना थोड़ा कहीं घर्षण हो रहा है गले में, इसलिए इसे संघर्षी या ऊष्म वर्ण कहा गया है। फिर बता रहा है अंतःस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण में इसके उच्चारण में व्यंजनों की तरह मुंह न पूरा बंद होता है और न स्वरों की तरह पूरा खुला रहता है। ये स्वर और व्यंजन के बीच का वर्ण है। तो जैसे अंतःस्थ वर्ण होंगे आपके य, र, ल, व। देखिए ना इसमें पूरा मुंह खुल रहा है और ना ही बंद है, तो दोनों के बीच में पर शब्दों का उच्चारण हो रहा है। तो ये शब्द होंगे य, र, ल, व। इसके बाद आपको बता रहा है नासिकीय अनुनासिक। इसके उच्चारण में मुंह के साथ नाक से भी सहायता ली जाती है। वर्ग के पंचम वर्ण अनुनासिक है। पंचम वर्ण कह रहा है आपको पंचम वर्ण कह रहा है आपको, तो पंचम वर्ण आपका आएगा जितने भी सारे वर्ग के पंचम वर्ण मतलब क ख ग घ में इया, च छ ज झ में इया, सॉरी क ख ग घ अणा, इसमें अणा जो शब्द है वो पंचम वर्ग हो गया। वैसे ही च छ ज झ इया में इया जो है वो पंचम वर्ग है। ट ठ ड ढ ण, ण जो है ये पंचम वर्ग है। त थ द ध न जो है पंचम वर्ग है। प फ ब भ म जो है ये पंचम वर्ग है। तो यहाँ पर नासिकीय अनुनासिक में क्या कह रहा है कि मुख के साथ नाक से भी सहायता ली जाती है, लेकिन कौन से शब्दों में? वर्ग के पंचम वर्ण में, और वो वर्ण कहलाते हैं अनुनासिक, जो नाक की सहायता जिन शब्दों को बोलने के लिए ली जाती है। तो अंगा, ञा, अणा, न, म, ये सभी में देखिए नाक का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस ऐसे शब्दों को अनुनासिक कहते हैं। अब बता रहा है ये स्पर्श वर्ण हो गए। अब आपको बता रहा है अंतःस्थ हो गया, नासिकीय हो गया। अब हम आते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के 2 भेद बता रहा है आपको। कितने भेद बता रहा है? 2 भेद। पहला बता रहा है घोष वर्ण। क्या कह रहा है पहला? घोष वर्ण। घोष वर्ण में देखते हैं इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बहुत पास आ जाने से अंदर की वायु अवरुद्ध हो जाती है। अवरुद्ध वायु की वेग से स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, और ये कंपन कौन से वर्णों में होता है? वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण का ह घोष वर्ण है। वर्ग का तृतीय क्या हो जाएगा? ग, ज, द, द, ब। ठीक। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तो वर्ग के तृतीय में देखते हैं ग, घ, अंगा। तृतीय, चतुर्थ और पंचम बोल रहे हैं ना, ग, घ, अंगा। तो इनको जब हम अपने मुंह से जब इन शब्दों को बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे गले में हल्का सा घर्षण टाइप का हो रहा है। आप उच्चारण करके देखिए क, ख,
आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, अभी आप सो के जगे हो। गुड आफ्टरनून। अब आप आगे सुनिए चुपचाप। मैं बता रही हूँ आपको घोष वर्ण। इसमें जब हम शब्दों को बाहर कर रहे हैं तो हमारी जो वायु है वो अवरुद्ध हो रही है, और अवरुद्ध वायु के वेग से जो शब्द हम निकाल रहे हैं, जो हमारे स्वर निकल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होता है, इससे हमें इन शब्दों को बोलने में घर्षण जैसा एहसास होता है। तो कौन से होंगे वो, इसमें आपको बता रहा है तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। तो तृतीय वर्ण कौन सा जगह, ग, चतुर्थ घ और पंचम अंग। तो ग घ अंग, इसको जब आप उच्चारण करेंगे तो देखिए आपके गले में घर्षण टाइप का होगा, यही होता है घोष वर्ण। अब है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में इसके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां खुली रहती है और वायु बिना रुकावट के बाहर जाती है, कंपन नहीं होता है। वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण और विसर्ग अघोष है। अब देखिए वर्ग घोष वर्ण में आपको तृतीय, चतुर्थ, पंचम बोला, मतलब वर्ग के सभी तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण में हमको घर्षण पैदा हो रही है ऐसा मालूम होगा। लेकिन अघोष वर्ण ये कह रहा है कि वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है, जैसे क ख, इसमें आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, और जब इन शब्दों का आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वह आपको खुली लगेगी। मतलब जब आप उच्चारण करेंगे तो जो शब्द हैं वो आसानी से आपके मुंह से बाहर आ जाएंगे। इसे कहते हैं अघोष वर्ण। इसमें बताया गया है प्रथम और द्वितीय वर्ण। प्रथम और द्वितीय वर्ण में क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, प, फ, ये प्रथम और द्वितीय वर्ण होते हैं। और इनको जब हम इनका जब उच्चारण करते हैं तो यह वायु में बिना रुकावट बाहर आ जाती है और इससे कोई कंपन, कोई घर्षण नहीं होता है। तो आपको यहाँ तक समझ आया? ओके, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। आपको यहाँ तक समझ आया? यस मैम। सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? नहीं। नो मैम। तो आपको ये वर्ण समझ आ गया अघोष वर्ण तक? ठीक है, तो कल जब हम क्लास लेंगे तो अघोष वर्ण तक जो मैंने पढ़ाया है उसे आप अच्छी तरह से रीड करोगे। आज का आपका होमवर्क है कि आप उसे अच्छी तरह से रीड करोगे। कल हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं पहले आपसे क्वेश्चन करूंगी और आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसी से रिलेटेड रहेंगे क्वेश्चन अघोष वर्ण तक। ओके, तैयार हैं आप? ओके मैम। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आप यहाँ तक ही कंप्लीट पढ़ के रखेंगे। ओके, अघोष वर्ण तक। अल्प प्राण, महाप्राण, इसके आगे का हम आगे पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बचाइए। तो आज के लिए इतना ही। बट आपका आज का होमवर्क यही है कि आज मैंने जहाँ तक पढ़ाया है उसे आप घर में पूरी तरह से रीड करेंगे, और कल में जब मैं क्वेश्चन करूँ आपसे तो आप उसका आंसर मुझे क्लियर देंगे। ओके, यस मैम। ओके, तो हम यहीं पर क्लास को एंड कर रहे हैं। इसके बाद आपको मेरा वीडियो भी मिल जाएगा जिसको आप बार बार सुनकर भी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और हम क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं।